नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है टॉपिक का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिगजैग पाथ के ऊपर चलना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। अगर कोई भी पार्टिकल जिगजैग पाथ के ऊपर चल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि वो ड्रिफ्टिंग कर रहा है। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रहा है। देखो ये कोई वायर है और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे वो कैसे मूव कर रहे होंगे? तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इस तरीके से। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पे चल पाएंगे क्या? ये तो सॉलिड वायर है, इसके अंदर एक तो एटम्स होंगे, उनके बीच में जो खाली जगह होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके सब मूव करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब सबके सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो आपस में वो टकराएंगे भी, किसी एटम से भी टकरा सकते हैं। तो बार बार इनका जो पाथ है वो चेंज होता रहेगा, इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। कभी ये इधर जाता हुआ यहाँ पे टकराया तो इधर मुड़ गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर इधर टकराया किसी से तो इधर मुड़ गया, फिर इधर चला गया, फिर टकरा के इधर आ गया वापस, फिर इधर चला गया। जाना तो इधर ही है लेकिन ये एकदम सीधे रास्ते पे चल के नहीं जा पाएगा। इस तरीके से ये जिगजैग पाथ के ऊपर चलता हुआ जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे टकराता हुआ जाएगा। तो एक तो इसकी बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपने नोटिस किया कि हर बार जब टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सपोज करो इसने v1 वेलोसिटी से ये कुछ डिस्टेंस कवर करी, इतने में टकरा गया, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब हो गई v2, टक्कर के बाद में अब वेलोसिटी हो गई v3। तो बार बार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। तो अगर आपको बोला जाए कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी बताओगे? इनमें से कोई भी वेलोसिटी नहीं बता सकते, हम इनका एवरेज वेलोसिटी बताएंगे हमेशा। मतलब किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमेशा जब भी हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताते हैं तो इन सारी वेलोसिटीज का हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। सिंपल है एकदम, ठीक। कैलकुलेट कैसे करोगे? अब इस कंडक्टर के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते आप कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से कब कब चला। तो क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखो, जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके मूव करने का रीजन क्या है, क्यों मूव कर रहा है, पहले तो ये पता लगाओ। जैसे ही आपने ये बैटरी कनेक्ट की होगी इस वायर के अक्रॉस, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो, है ना। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वायर में क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स को लिखेंगे F इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि आगे देखो माइनस सिंबल लग गया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन मूव भी किधर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कितना फोर्स लगता है? E इंटू ई। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और माइनस सिंबल क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन, कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये माइनस का सिंबल डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे तो इसमें इनमें एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब है फोर्स अपॉन मास। भाई एक्सेलरेशन का वैसे मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि अब उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग
जो एक्सेलरेशन है उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उस वाले फॉर्मूले से भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, एक इक्वेशन हम और फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर मान लो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डेल्टा वी और उसमें टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इससे भी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करो, जब इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, जीरो मान लेते हैं एक बार जब चलना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और बाद में एक एवरेज वेलोसिटी मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर गेन कर लेता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जब ये चलेगा तो कुछ एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर लेगा मान लो, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश कर रहा है तो बार बार टकरा रहा है, और कोई भी दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो भी बार बार चेंज होता रहेगा। भाई ये कोई फिक्स तो है नहीं कि हर एक सेकेंड बाद में टकराएगा, कभी भी टकरा सकता है, एक सेकेंड बाद में, कभी 2 सेकेंड बाद में, कभी आधे सेकेंड बाद में। तो हमें इन टाइम इंटरवल का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। कौन से टाइम इंटरवल का, कोई भी दो लगातार वाली जो कोलिजन्स हैं उनके बीच का जो टाइम होगा जो इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर रहा होगा, हमें उसका भी एवरेज निकाल लेना है। और उस एवरेज टाइम का भी एक नाम रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है जितनी देर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके चल रहा है, बिना टकराए रिलैक्स होके चलेगा, तो उस टाइम को, उस एवरेज टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला और मान लो यहां पे टकराया, तो इसमें जो एवरेज टाइम लगा वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होगा। तो डेल्टा टी की जगह यहां पे टो लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा वी डी अपॉन टो। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। अब एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा, तो दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दो। एक्सेलरेशन को इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इससे कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल पुट कर दो, यानी कि आएगा वी डी अपॉन टो इक्वल टू माइनस ई बाई एम। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस ई टो बाई एम। टो को हम क्या बोलते हैं, टो को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस सिंबल का नाम होता है टो, और यहां पे इसका मीनिंग है रिलैक्सेशन टाइम। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये बन गया फॉर्मूला, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। उसको कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपके काफी काम आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर के अंदर, इसकी जो एक तरह से एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी अगर आप देखोगे ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर की आएगी। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो वेलोसिटी निकल के आती है ना, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे चल रहा है क्या, चलता तो तेज ही है लेकिन टक्करें बहुत ज्यादा करता है। जब कंडक्टर के अंदर ये एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो इतने ज्यादा कोलिजन्स करता है कि इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो डिस्टेंस तो छोटी सी है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी काफी कम आती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पे ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। कैसे भाई, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी,
इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, अगर ये तेज भागेंगे तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, है ना भाई। पहले तो मान लो एक एक सेकंड बाद में टकरा रहा था ऑन एन एवरेज, तो अब ये आधे आधे सेकंड बाद में टकराने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फास्ट भाग रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन, है ना। कोई भी दो लगातार वाली जो कोलिजन उनके बीच का जो एवरेज टाइम है उसी का नाम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी मेटेलिक वायर को आप गर्म करते हो तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा गर्म करोगे ना किसी कंडक्टर को, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतनी ही दिक्कत होगी, एवरेज वेलोसिटी कम आएगी, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट करने की एबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट करने की एबिलिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर पा रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। मान लो किसी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो इजीली मूव कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी मोबिलिटी ज्यादा है। और अगर उसको मूव करने में परेशानी है, मूव करने में परेशानी कैसे होती है, मतलब ज्यादा टक्करे कर रहा है, मान लो निकलने में उसको दिक्कत हो रही है ना, तो हम बोलेंगे कि मोबिलिटी कम है। तो मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी, जैसे कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर आपको उनकी मोबिलिटी फाइंड करनी है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या करो, एक वोल्टेज सोर्स लगा दो। उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वायर में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा और उनकी कुछ एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। मोबिलिटी का मतलब यही है, सिंपल सा, मूवमेंट करने की एबिलिटी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये पता लगाएंगे कि कितना इजीली चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर मूव कर पा रहा है किसी भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने पे कंडक्टर के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन फास्ट भाग रहे हैं, तो इसका मतलब वीडी ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर फास्ट नहीं भाग पा रहे हैं, इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी कम आएगी, तो हम बोलेंगे कि मोबिलिटी कम है। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वीडी अपॉन ई। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, अगर वीडी का फॉर्मूला हम लोग देखें तो वीडी की वैल्यू होती है ई टो बाई एम। वैसे यहाँ माइनस सिंबल भी आता है जो डायरेक्शन बताने के लिए होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वायर के अंदर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो माइनस का सिंबल किसको बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूं तो मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। देखो वीडी की जगह लिख रहा हूं मैं ई टो बाई एम डिवाइडेड बाई ई। ये माइनस सिंबल मैंने हटा दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो ई से ई यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल, मोबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, ई टो बाई एम। तो देख के बताओ मोबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, फॉर्मूला देख के बताओ मोबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, बताओ भाई। फॉर्मूले के अंदर ई और एम क्या है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो ई और एम पे तो मोबिलिटी डिपेंड करेगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगी रिलैक्सेशन टाइम पे। और आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनडायरेक्टली जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स है उसमें दो टाइप के चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स।
इनमें से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव कर पाता है होल की कंपैरिजन में, इसलिए मोबिलिटी किसकी ज्यादा मानी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की मानी जाएगी होल की कंपैरिजन में। मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है होल की कंपैरिजन में। क्योंकि होल किसको बोलते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब कोई बॉन्ड टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड से आपस में एटम्स जुड़े हुए होते हैं, अगर कोई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो उसकी जगह एक खाली जगह बन जाती है, उस खाली जगह को होल बोलते हैं। तो वो खाली जगह कहाँ क्रिएट होगी, किसी न किसी बॉन्ड के अंदर। तो होल के ऊपर एक बाउंडेशन है कि वो बॉन्ड टू बॉन्ड ही इधर उधर मूव कर सकते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए मोबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मानी जाती है होल की कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रखना इसको। आया समझ में। ऐसा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की, बताओ देख के फॉर्मूला। ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो फॉर्मूला लिखा है मोबिलिटी इक्वल टू वीडी अपॉन ई। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, नहीं सॉरी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये अपनी ऐसा यूनिट बन गई मोबिलिटी की। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इससे हम मोबिलिटी मेजर करते हैं। आया समझ में, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन द रेशो 1:2। दो अलग अलग वायर हैं अपने पास में और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1:2 के अंदर, लेंथ दोनों की सेम है और सेम मटेरियल के वायर हैं, दोनों वायर का मटेरियल क्या है, सेम। अब ये बोल रहा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स इन बोथ द केसेस। देखो ये दो वायर्स की बात कर रहा है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो क्या है, 1:2। मतलब एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। जो पहला वायर है वो पतला है और दूसरा वाला जो वायर है वो है मोटा। दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन लेंथ क्या है दोनों की, सेम। ठीक है, और इनको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया हमने, V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिससे करंट फ्लो होगा। तो पहले वायर में इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो मान लेते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं Vd1, और दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं Vd2। तो इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा कौन कम है। ठीक है, वायर्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे रखा है 1:2 के बराबर, यानी कि अगर ये A है तो ये 2A होगा। दूसरे वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मानोगे, 2A। इसका A है तो इसका 2A, क्योंकि 1:2 है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो। लेंथ दोनों की सेम है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी भी लेंथ L है। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में हमको पता है कि करंट की वैल्यू सेम होती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगाए जाते हैं क्या उनमें करंट की वैल्यू सेम होती है, हाँ जी, करंट की वैल्यू सेम होती है। दोनों वायर से जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, कौन सा रिलेशन, I = NEA/VD पढ़ा था कि ये रिलेशन। अब यहां पे मुझे VD कंपेयर करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करनी है, तो VD = क्या लिख सकते हो, I/NEA लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ, VD और A क्या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, VD और A क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, I यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों वायर्स के लिए, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर दोनों वायर एक ही मटेरियल के हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे। तो N यहाँ पे कांस्टेंट, I कांस्टेंट, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब VD1 अपॉन VD2 क्या आएगा, A2 अपॉन A1 आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो मैंने उल्टा लिखा है, VD1 अपॉन VD2 बराबर A2 अपॉन A1। उल्टा हो गया ना रेशो, 1 ऊपर है यहाँ पे 1 नीचे है, यहाँ 2 नीचे है यहाँ पे 2 ऊपर कर दिया, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो VD1 अपॉन VD2 कितना आएगा, तो दूसरा वाला जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है
पहले वाले का a है यानी कि आएगा 2a/a, यानी कि रेशो है 2:1। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेशो में है, 2:1 में। इस वायर में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसके कंपैरिजन में सेकंड वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उससे हाफ होगी। देखो Vd1 अगर 2 है तो Vd2 क्या हुआ 1, Vd1 अगर 2 है तो Vd2 क्या होगा 1। इसका मतलब अगर इस वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2 है तो इसमें इससे डबल होगी। इससे आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, Vd1 इक्वल टू, देखो ये Vd2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना 2 Vd2, ये रिलेशन आ गया इनमें। फर्स्ट केस में ये रिलेशन होगा। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में इन दोनों वायर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये दोनों वायर्स हैं, इस बार क्या किया, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, सेम वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है। फिर इसने बोला है कि पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कंपेयर करके बताओ। दोनों वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कंपेयर करके बताना है। देखो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या सेम रहेगा इनके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो दोनों वायर्स को जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, V के बराबर। तो V यहां पे दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, पहली बात। अब हमें एक रिलेशन पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू E टो बाई m, जहां पे कैपिटल E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वायर के अंदर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V/L। तो अगर मैं ये वैल्यू इस पे पुट कर दूं तो Vd इक्वल टू क्या गया, E टो बाई m, और इस कैपिटल E की जगह लिख दो V/L। अब ध्यान से देख के बताओ, दोनों वायर्स के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों वायर के लिए सेम रहेगा। तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यहाँ पे दोनों वायर्स को सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम सेम रहेगा। V मतलब वोल्टेज, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा, तो V भी कांस्टेंट। दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, सेम लेंथ के वायर्स हैं, इसका मतलब L भी सेम। ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया दोनों वायर्स के लिए। इसका मतलब Vd यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब दोनों वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनका रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है एकदम, ठीक है बच्चों। काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।